हाय गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू। तो पिछले हमने वीडियो लेक्चर में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर स्टार्ट कर लिया था और इसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करते हैं ओम्स लॉ से। तो इस वीडियो लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक को कवर कर रहे होंगे। तो टॉपिक नंबर है हमारे पास ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी हम सोल्व कर रहे होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेक्चर को ओम्स लॉ से। तो जनरली हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो ओम्स लॉ क्या था? ओम्स लॉ दिया हमारे ग्रेट साइंटिस्ट ओम्स ने। तो ओम्स जो हमारे ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने हमको ओम्स लॉ दिया है। ओम्स लॉ क्या होता है गाइस? उन्होंने कहा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में पढ़ा था। उन्होंने कहा जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। पोटेंशियल डिफरेंस को किससे डिनोट करते थे? V से। करंट को किससे डिनोट करते थे? I से। दोनों एक दूसरे के कैसे होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। तो कहने का मतलब ये है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा दो पॉइंट के बीच में, अगर तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो उस समय करंट भी इंक्रीज होगा। शर्त यह है टेम्परेचर होना चाहिए कांस्टेंट। अगर तुम्हारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, उस कंडीशन के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का मतलब क्या है? अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो करंट भी डबल हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ है तो करंट जो फ्लो होगा कंडक्टर के अंदर वो भी कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ओम्स लॉ ने क्या दी थी। तो अकॉर्डिंग टू दी ओम्स लॉ क्या कहते थे? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जो हमने पढ़ा था वही इन्होंने डेफिनेशन में लिखा हुआ है। अगर हम मैथमेटिकल तौर पे बात करें तो क्या कहते थे? करंट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस इज द सिंबल ऑफ गाइस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल है, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? पोटेंशियल डिफरेंस के। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। हम इसको इस प्रकार में, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जो पोटेंशियल होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? करंट के। अब हम क्या करते हैं, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के जब भी हम साइन को हटाते हैं, जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं गाइस, हम कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो हमने जो कांस्टेंट यहाँ पे यूज करा है वो है आर। आर इज कॉल्ड कांस्टेंट। विच कांस्टेंट? इसका नाम है रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने आर कांस्टेंट यूज करा है गाइस, जिसका मतलब होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में भी अच्छे से भी पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ से करते हैं हम, आर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। आर को यहीं रखेंगे, आर की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, आर को यहीं रखेंगे। v वहीं पे है, i मल्टीप्लाई में, तो वहां जाके डिवाइड में, द फॉर्मूला बिकम r इज इक्वल्स टू v अपॉन i। दिस इज द फॉर्मूला फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से हमने पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला जनरेट करा, दैट इज v इज इक्वल्स टू ri एंड द फॉर्मूला फॉर r इज v अपॉन i। तो दो फॉर्मूले हमने जनरेट यहां से कर लिए। हम यहाँ से i भी निकाल सकते हैं गाइस। i कैसे निकालेंगे? i को वहीं रखो, v वहीं पे है, r मल्टीप्लाई में तो जाके वहां पे डिवाइड में, तो i इज इक्वल्स टू V upon R. This is the second formula. तो ओम्स लॉ से हमको तीन फॉर्मूले मिले। द फर्स्ट फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, सेकंड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस एंड द थर्ड फॉर्मूला फॉर करंट। करंट के हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था हमने प्रीवियस वीडियो में, दैट इज चार्ज अपॉन में टाइम। तो यहां से हमने अब गाइस बात करी रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस यहाँ पे नई टर्म आई है जिसका फॉर्मूला होता है V अपॉन I। रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है गाइस? अगर हम किसी भी कंडक्टर की बात करते हैं, रेजिस्टेंस वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी कंडक्टर के अंदर जो करंट को अपोज करे, जो करंट के अपोज काम करे, मतलब करंट को अपने अंदर से जाने ही ना दे, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं गाइस? रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो रेजिस्टेंस क्या होती है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर। ये किसकी प्रॉपर्टी है? कंडक्टर की। जहां पे वो किसको अपोज करती है? जो करंट का फ्लो है उसको अपोज करती है। क्या? रेजिस्टेंस। आपने रेजिस्टेंस देखे भी होंगे गाइस, इनको हम अपने सर्किट में यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है गाइस? रेजिस्टेंस की एसआई यूनिट ओम्स होती है और ओम का सिंबल हमारा ये होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ ओम। तो एसआई यूनिट जो होती है रेजिस्टेंस की वो ओम होती है एंड द सिंबल फॉर ओम इज ये हमारा ओम का सिंबल है। ठीक है, इसको ओम हम बोलते हैं। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं रेजिस्टेंस को लेके और हम रेजिस्टेंस के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। अब हमने ओम्स के बारे में पढ़ा, तो
तो रेजिस्टेंस के बारे में हमने पढ़ा। अब हम बात करते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पढ़ी हमने, ओम पढ़ी। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम पढ़ी। अब क्वेश्चन आता है गाइस, रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा। तो हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, दैट इज आर, जिसको आर से डिनोट करते हैं, R is equals to V upon I. This is a formula for resistance. Resistance का formula क्या था guys? R is equals to V upon I. This is the formula for resistance. अब रेजिस्टेंस पूछा है 1 ओम कब होएगा, जो कि इसकी ऐसा यूनिट है। रेजिस्टेंस 1 ओम तब होगा गाइस जब तुम्हारा पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट। जब पोटेंशियल कितना हो जाएगा 1 वोल्ट, करंट कितना हो जाएगा 1 एम्पेयर हो जाएगा। करंट यूनिट एम्पेयर थी तो करंट हो जाएगा 1 एम्पेयर। जब करंट हो जाएगा 1 एम्पेयर और पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट, उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं तुम्हारा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम हो जाएगा। तो इसकी ऐसे यूनिट हमने पढ़ ली। रेजिस्टेंस 1 ओम कब होगा, जब तुम्हारा पोटेंशियल हो जाएगा 1 वोल्ट और करंट हो जाएगा 1 एम्पेयर। उस कंडीशन के अंदर हम कह सकते हैं हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 1 ओम के बराबर हो जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा, करंट 1 एम्पेयर होगा, उस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर हो जाएगा। अब हम गाइस न्यूमेरिकल करते हैं ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल भी पेपर के अंदर आता है, तो न्यूमेरिकल बड़े सिंपल रहते हैं इसके। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल पढ़ते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ वायर कैरिंग 2 एम्पेयर करंट। यहाँ पे करंट हमको गिवन है गाइस 2 एम्पेयर एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.1 वोल्ट। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, आपको रेजिस्टेंस निकालना है। अच्छा, अभी हमने पढ़ा अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू किसके बराबर था, I मल्टीप्लाई R या फिर R मल्टीप्लाई I। तो हम यूज करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला V इज इक्वल्स टू IR, जो कि कहां से पढ़ा हमने, ओम्स लॉ से पढ़ा। अच्छा, क्या निकालना है, R निकालना है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया था, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू V अपॉन I। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया था गाइस, V अपॉन I। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस, जो कि आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है। वैल्यू पुट करेंगे गाइस, तो हमको पोटेंशियल गिवन है दैट इज 0.1, तो इसकी जगह हम 0.1 पुट करेंगे। और करंट हमको गिवन है 2 एम्पेयर, तो ये हमको गिवन है 0.1 एंड दिस वन इज 2, ये हमको गिवन है 2। इसको सोल्व करेंगे गाइस तो हमारा आंसर निकल जाएगा। पॉइंट को यहाँ से कैंसिल आउट करते हैं, नीचे 0 लिख देते हैं, पॉइंट यहाँ से हम हटा देते हैं और नीचे लिख देते हैं 0। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 1/20। तो दिस इज द रेजिस्टेंस, कितना आ जाएगा 1/20, और ऐसे यूनिट हम यूज करेंगे ओम। इसको भी आगे तुम सोल्व कर सकते हो गाइस डिवाइड करके। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल इसके बहुत इजी रहते हैं, तो आपको सिर्फ आपको आने चाहिए फॉर्मूला, आपको ओम्स लॉ के पता होना चाहिए, जो कि हमने 3 से 4 फॉर्मूले पीछे पढ़े थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफ क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच का ग्राफ। ओम्स लॉ ने ग्राफ को भी डेरिवेट करा, यहाँ से ग्राफ के बारे में बताया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो V होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। कौन कहता, ओम्स लॉ कहता। तो इस समय याद रखना गाइस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो हमारा ग्राफ रहता है वो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। तो हम बात करते हैं ग्राफ बिटवीन V एंड I। तो हमने दो एक्सिस लिए हैं, एक एक्सिस x एक्सिस होती है और एक एक्सिस हमने लिया y एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हमने पोटेंशियल लिया और वाई एक्सिस पे हमने लिया करंट। इनके बीच का जो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैसा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है तो ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब कि एक चीज बढ़ेगी दूसरी भी बढ़ेगी। अगर पोटेंशियल बढ़ा तो करंट भी यहाँ से कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर यहाँ इतना हो गया पोटेंशियल तो करंट भी कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, मतलब करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और हमारा पोटेंशियल भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये शो करता है ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइस, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है, कौन कौन से फैक्टर जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेंगे, मतलब किस किस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। पहला जो है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर की लेंथ कितनी है। गाइस मान लो हमने दो तार ले ली, मतलब दो कंडक्टर ले लिए, एक की तो लेंथ इतनी है और दूसरे की जो लेंथ है वो इतनी है। अब किसी ने पूछ लिया तुमसे हमारे पास दो वायर है, एक तो ये रही हमारे पास छोटी वाली और एक हमारे पास बड़ी वाली है, दोनों के जो लेंथ में है उनके बीच में डिफरेंस है। अब तुमसे पूछा इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इनमें से किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो याद रखना गाइस, जिसकी लेंथ ज्यादा होगी, जिसकी लेंथ ज्यादा, किसकी लेंथ ज्यादा, इसकी, तो इसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अभी बताया था हमने पीछे गाइस, अगर तुम्हारा लेंथ बढ़ेगी, अगर तुम्हारी लेंथ बढ़ेगी तो तुम्हारा रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। तो लेंथ किसकी इंक्रीज है, इसकी इंक्रीज है, तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा,
ज्यादा होगा। तो यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो ये था हमारा पहला फैक्टर जो था हमारा लेंथ ऑफ कंडक्टर। एंड द सेकंड फैक्टर इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। दूसरा जो फैक्टर है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से कैसे करता है गाइस, उसका एग्जांपल हम पढ़ते हैं। दो तार है, एक का जो एरिया है अगर हम उसको क्रॉस सेक्शन का एरिया देखें इतना है, मतलब इतनी मोटी तार है, और जो दूसरी हमारे पे तार है वो इतनी मोटी है, ठीक है। एक तार इतनी मोटी है और दूसरी तार इतनी मोटी है। तुमसे पूछ लिया किसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसका रिलेशन क्या होता है गाइस, जिसकी मोटाई ज्यादा मतलब जिसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तो इसका तो रेजिस्टेंस होगा गाइस कम, और इसका रेजिस्टेंस क्या होगा ज्यादा, क्योंकि इसमें जो गाइस रिलेशन रहता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। जो रेजिस्टेंस होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है गाइस, अगर एक चीज बढ़ेगी, अगर एरिया बढ़ रहा है तो उस कंडीशन के अंदर रेजिस्टेंस घट रहा होगा, इनवर्स हमारा काम हो रहा होगा, उल्टा काम हो रहा होगा। अगर एरिया बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम, तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है गाइस, और इसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, ठीक है। इसका एरिया ज्यादा उसका रेजिस्टेंस कम। तीसरा जो फैक्टर है जो हमारा डिपेंड करता है, मतलब फैक्टर जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है, वो है हमारा इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल। मतलब कि तीसरा फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है गाइस, मान लो तुम्हारे पास दो तार है, एक तार ये रही और एक तार ये रही, दोनों की लेंथ क्या है, सेम है, और दोनों का एरिया भी सेम है। अब क्या करेगा इस लेंथ भी सेम होगी, एरिया भी सेम होगी, उस समय तुम चेक करो जो तार है वो किस मटेरियल से बनी है। उस समय क्या क्या चेक करोगे, किस मटेरियल से वो तार बनी है। तो इस समय अगर हम गाइस बात करते हैं तो रेजिस्टेंस जो होता है कंडक्टर का वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे। जो रेजिस्टेंस है निक्रोम, हमने दो तार ले ली, मान लो ये निक्रोम की बनी हुई है और दूसरे मेटल कॉपर की बनी हुई है, तो निक्रोम का जो रेजिस्टेंस होता है वो ज्यादा होता है। निक्रोम जो इसका जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू किससे, कॉपर से। मतलब कि अगर हम कह सकते हैं रेजिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करती है वो हमने पढ़ा, अगर दोनों की लेंथ सेम हो और दोनों का एरिया सेम हो तो उस समय हमको चेक करना है किस मटेरियल से वो बनी है, किस मेटल से वो कंडक्टर बना है, उससे भी हम गाइस पता लगा सकते हैं रेजिस्टेंस का। नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस पे डिपेंड करता है वो है हमारे पास टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है, अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस की बात करें, अगर तुम्हारा रेजिस्टेंस की बात करते हैं, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा जब टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो कोई तुम्हारे पास तार है, अगर हम वहां पे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देते हैं, जो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं गाइस, वो क्या करेंगे उस मेटल का जो सरफेस है उससे क्या करेंगे, टकराएंगे, जिसकी वजह से जो उनका फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा वो कहीं ना कहीं सही नहीं होगा, जिसकी वजह से जो करंट फ्लो होना था वो क्या होगा, कम होगा। तो मतलब उसका रेजिस्टेंस बढ़ गया। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, करंट को अपोज करना। करंट को अपोज करने की क्षमता बढ़ जाएगी जब टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि उस समय जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे कंडक्टर के अंदर वो कहीं ना कहीं मेटल के सरफेस को टकराएंगे, मतलब कोलाइड करेंगे एक दूसरे से, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रेट फ्लो था इलेक्ट्रॉन का वो कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये थे हमारे गाइस फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं किसको, कंडक्टर को, कंडक्टर के मतलब जो रेजिस्टेंस है उस कंडक्टर का उसको। नेक्स्ट हम गाइस बात करते हैं रेजिस्टिविटी की। तो रेजिस्टिविटी की बात गाइस बात करते हैं। रेजिस्टिविटी क्या है, रेजिस्टेंस जो हमने पढ़ा था वहीं से कहीं ना कहीं ये वर्ड आया रेजिस्टिविटी। अभी हमने पीछे फैक्टर अफेक्टिंग में पढ़े थे दो फैक्टर, एक तो पढ़ा था जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके गाइस, एल के। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, जहां पे जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ के। और दूसरा हमने पढ़ा था रेजिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एरिया के। दो हमने रिलेशन पढ़े, पहला रिलेशन उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का पढ़ा था, दूसरे में पढ़ा था वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन मान ली, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करते हैं, दोनों ही इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। जैसे ही हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं या फिर कंबाइन करते हैं, उस समय जो तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा, इस साइड भी क्या रेजिस्टेंस, लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड भी लेफ्ट हैंड साइड क्या रेजिस्टेंस, इस साइड क्या है एल, इस साइड क्या है ए। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए। ठीक है, जब हम कंबाइन करते हैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, 1 और 2 में क्या है, इस साइड गाइस देखो लेंथ है, इस साइड 1 बाय ए है, तो अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो एल अपॉन ए आ जाएगा। इस साइड भी रेजिस्टेंस, इस साइड भी रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ पे भी क्या ले लिया, रेजिस्टेंस ले लिया। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इस साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट लगाएंगे। अब हम क्या करा, इस साइन को हटाया तो हमने कांस्टेंट का यूज करा। इस समय जो हमने कांस्टेंट यूज करा वो कांस्टेंट है हमारे पास रो, इसको गाइस रो बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं गाइस रेजिस्टिविटी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी बोलते हैं। यहाँ पे आ जाएगा गाइस
ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। तो यहाँ से रो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो क्या है यहाँ पे, पहले हम रो की बात करते हैं। रो यहाँ पे हमने कांस्टेंट यूज करा था, उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। रेजिस्टिविटी का गाइस दूसरा नाम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इसकी अगर ऐसा यूनिट की बात करते हैं रेजिस्टिविटी की, वो होती है ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या है, ओम मीटर। अब हम ऐसा यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं गाइस, उसके लिए हमको फॉर्मूला आना चाहिए। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, देखो रेजिस्टिविटी को ही रखेंगे, आर वहीं पे था तो आर का आर, एल बाय ए है गाइस, एल बाय ए वहां जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एल बाय ए वहां जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, डेट बिकम ए अपॉन एल। क्या हो जाएगा गाइस, ए अपॉन एल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या था, रेजिस्टिविटी था, यहाँ से हमने रेजिस्टिविटी को यहीं पे रखा, आर वहीं था, एल बाय ए को वहां लेके गए तो क्या बन गया, ए अपॉन एल बन गया। तो ये हमारा फॉर्मूला किसका आ गया, रेजिस्टिविटी का। ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है, जिसको याद रखना। अब हमको क्या चाहिए, यूनिट चाहिए। अच्छा, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या पड़ी थी हमें, ओम पड़ी थी। तो ओम का हमने क्या लिख दिया, ओम। एरिया की क्या होती है, मीटर का स्क्वायर, है ना। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर, मतलब 2 बार हमारा मीटर। और लेंथ की क्या होती है, मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 1 मीटर से ये वाला मीटर कैंसिल, तो यहाँ से क्या बचा, यहाँ से बचा मीटर। तो रेजिस्टेंस की ओम, यहाँ से बचा मीटर, तो यूनिट क्या होगी इसकी, ओम मीटर होगी। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, दैट इज ओम्स मीटर। तो रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है गाइस, रेजिस्टेंस हमने 3 फैक्टर पे डिपेंड करती थी, लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और टेम्परेचर पे, और नेचर ऑफ मटेरियल पे, मतलब 4 फैक्टर पे डिपेंड करती थी। बट गाइस जो रेजिस्टिविटी है वो इन पे डिपेंड नहीं करती। रेजिस्टिविटी सिर्फ डिपेंड करती है नेचर ऑफ सब्सटेंस पे और टेम्परेचर पे। टेम्परेचर और नेचर ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करती है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ से क्वेश्चन आता है गाइस, तो वेरी इंपॉर्टेंट, द रेजिस्टिविटी इज ओनली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड द टेम्परेचर। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अभी हमने रेजिस्टेंस की गाइस बात करी थी। रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है, कांस्टेंट था जो ओम्स लॉ ने यूज करा था अपने लॉ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को कंबाइन करते हैं। मान लो अगर किसी कंडक्टर में हम 3 से, किसी भी सर्किट में 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तो उस समय रेजिस्टेंस को हम डिफरेंट डिफरेंट वे से कंबाइन कर सकते हैं। बट हम 2 ही वे के बारे में बात करेंगे गाइस। हमारे पास होता है सीरीज में, एक होता है पैरेलल में। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। पहला तो हमारे पास क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन के केस के अंदर क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन के केस के अंदर हमारे पास 3 रेजिस्टेंस है। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है जो हमने पीछे पढ़ा था सर्किट सिंबल में, जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे। तो रेजिस्टेंस है, इसको हमने R1 माना है, इसको R2 माना है, और इसको हमने R3 माना है। तीनों रेजिस्टेंस किसमें, देखो गाइस, सीरीज में, मतलब एक लाइन में है। तो इस समय हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, अगर किसी ने पूछा इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना है, अकेले का रेजिस्टेंस तो R1 है, इसका कितना है R2, इसका कितना है R3। अगर तुमसे पूछा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो टोटल रेजिस्टेंस गाइस यहाँ से हमारा हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका डेरिवेशन भी पढ़ेंगे कहां से आता है। तो हमारा यहाँ से टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा R टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तीनों को टोटल कर देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगा पूरे सर्किट का। ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर हम बात करते हैं, उससे पहले हम देखते हैं, तो हम हमारे ये है रेजिस्टेंस इस प्रकार से दिखते हैं। ये इनका सिंबल है जो हम यूज कर रहे हैं, दिस वन इज अ सिंबल। और ये हमको जो ओरिजिनल फॉर्म जो हमको देखने को मिलते हैं अपने सर्किट में, जो ओरिजिनल सर्किट होते हैं वो इस प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होगा, जो रेजिस्टेंस होंगे वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ये पहला रेजिस्टेंस है, ये इसके पैरेलल है, और ये इसके पैरेलल है। मतलब तीनों रेजिस्टेंस किसमें है, यहाँ पे पैरेलल में। R1 is parallel to R2, R2 is parallel to R3. In that condition, the total resistance is 1 by R. That is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. So this is a formula for finding the total resistance if the combination is in parallel. अगर combination parallel में होगा तो उस समय total resistance निकालने का फॉर्मूला है 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. इसको डेरिवेट भी करेंगे, मतलब इसको कहाँ से फॉर्मूला है वो भी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की, उसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन पढ़ते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। तो हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, तीनों को सीरीज में हम क्या कर देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। याद रखना गाइस, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उस समय पोटेंशियल डिवाइड करता है, करंट सेम रहता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर इस पोटेंशियल की बात करें, हमने कौन सा पोटेंशियल दिया, सेल ने V पोटेंशियल दिया है, तो इस समय जो है पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा। इसके पास जो पोटेंशियल जाएगा वो V1 हो जाएगा, इसके पास जो पोटेंशियल जाएगा वो कितना हो जाएगा गाइस, V2 हो जाएगा।
इसके पास जो पोटेंशियल जाएगा वो कितना हो जाएगा, V3 हो जाएगा। तीनों रेजिस्टेंस पे अलग अलग पोटेंशियल जाएगा, एक पे V1, एक पे V2, एक पे V3, क्योंकि पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। करंट क्या है, सेम है। अगर सर्किट में I करंट जा रहा है तो हर एक रेजिस्टेंस पे जो करंट होगा वो I ही जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं गाइस, टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं। टोटल पोटेंशियल कितना था हमारा, क्या पोटेंशियल हमने दिया उसको, V दिया। तो V किसके बराबर हो गया, किस किस में टूटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इन दैट कंडीशन द टोटल पोटेंशियल V that is equals to V1 plus V2 plus V3। ये था हमारा टोटल रेजिस्टेंस। अब हम यहाँ से V की वैल्यू निकालते हैं। V की वैल्यू हम निकालेंगे ओम्स लॉ से, यूजिंग करेंगे ओम्स लॉ को। हमको पता है V किसके बराबर होता है, I मल्टीप्लाई R। तो यहाँ से V की वैल्यू निकल गई। ऐसे हम V1 की निकालते हैं, V2 की निकालते हैं और V3 की निकालते हैं। सारों की वैल्यू पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इंटू R1। V2 की कितनी हो जाएगी, V2 इज इक्वल्स टू I इंटू R2, क्योंकि I तो सेम हम I रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं V3 की। V3 कितनी हो जाएगी, V3 की कितनी हो जाएगी, I इंटू R3। ठीक है, यहाँ से क्या करेंगे, सारी वैल्यू हमने निकाल दिया, V भी निकाल दिया, V1 भी निकाल दिया, V2 भी निकाल दिया और V3 भी निकाल दिया। अब हम सिर्फ क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे यहाँ पे। तो इस वाली इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर दिया गाइस। तो V की जगह हमने पुट कर दी IR, इसकी जगह पुट कर दी IR1, इसकी जगह IR2, इसकी जगह IR3, इस वाली इक्वेशन के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहाँ से IR का IR सेम रखा। अब यहाँ पे I तीनों में सेम था तो हमने I ले लिया कॉमन, अंदर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अब क्या करेंगे, यहाँ से I से I क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ भी करंट आई है, यहाँ पे भी करंट आई है, I से I कैंसिल। तो यहाँ से क्या बचा, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। यही हमने पीछे पढ़ा था, जब सीरीज कॉम्बिनेशन होती है उस कंडीशन के अंदर R टोटल जो होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 के बराबर होगा। तो यही हमने पढ़ा था, अगर तीन रेजिस्टेंस R1, R2, R3 सीरीज में कनेक्ट है, उस समय जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सम होगा इंडिविजुअल रेजिस्टेंस का, जो R1, R2, R3 हमने लिए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। नेक्स्ट हमारा डेरिवेशन होगा वो होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने सर्किट डायग्राम बना लिया। हमने क्या कर लिया, तीनों हमने पैरेलल में ज्वाइन कर लिए, तीनों रेजिस्टेंस को। तीनों रेजिस्टेंस को हमने पैरेलल में ज्वाइन कर दिया। एक है R1, एक है R2 एंड तीसरा क्या हमारे पास R3 है। अब क्या करते हैं गाइस, जो तीनों रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में ज्वाइन करे हैं, अब हम देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर गाइस करंट डिवाइड करेगा, वहां पे करंट सेम था तो यहाँ पे करंट डिवाइड करेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। मतलब कि यहाँ पे अलग करंट जाएगा, यहाँ पे इस वाले रेजिस्टेंस पे अलग करंट जाएगा, इस वाले रेजिस्टेंस पे हमारा अलग करंट जाएगा। मान लेते हैं पहले वाले रेजिस्टेंस पे जो करंट जाएगा वो I1 जाएगा। पहले वाले रेजिस्टेंस पे जो करंट हमारा फ्लो करेगा वो I1 करंट फ्लो करेगा। दूसरे वाले पे हम मान लेते हैं हमारा जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा I2। और तीसरे वाले पे जो करंट हमारा जाएगा डेट इज I3। दूसरे वाले पे क्या माना हमने, I2 करंट माना। तीसरे वाले पे करंट जो जाएगा, तीसरे रेजिस्टेंस पे जो करंट जाएगा वो हमने माना गाइस I3। तो दिस इज द current of resistance R1, that is I1. This is the current I2 for resistance R2 and this one is the current I3 for resistance R3। अब क्या करते हैं, ओम्स लॉ की यूज करते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, पहले ओम्स लॉ से जो करंट डिवाइड कर रहा है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। जो डिवाइड करेगा उसकी वैल्यू निकालते हैं गाइस हम। I क्या होता है, डेट इज I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जो टोटल करंट होगा किसके बराबर होगा, जिसमें टूटा है, किसमें टूटा था, I1 में, I2 में, I3 में। टोटल करंट क्या हो गया, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब क्या करते हैं हम, यहाँ से सबकी वैल्यू निकालते हैं। I की निकालते हैं, फिर I1 की निकालते हैं, फिर I2 की निकालेंगे, फिर I3 की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ का यूज करेंगे। तो यूजिंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, I कैसे निकालते हैं। अभी हमको ओम्स लॉ कहता था V जो होता है वो किसके बराबर होता है, I मल्टीप्लाई R, V इज इक्वल्स टू IR, है ना। तो हमको क्या निकालना है, यहाँ से जो डिवाइड हो रहा है, कौन डिवाइड हो रहा है, करंट। तो यहाँ से क्या निकालना है हमको, करंट निकालना है। तो करंट को यही रखेंगे तो ये R कहाँ चले जाएगा, नीचे, तो V अपॉन R। तो करंट निकालने का फॉर्मूला आ जाएगा V इज इक्वल्स टू I is equals to V upon R। This is the formula for finding the current। I is equals to V upon R। ऐसे हम I1 निकाल देंगे V upon R1, I2 निकाल देंगे V upon R2 एंड यहाँ से I3 निकाल देंगे that is V upon R3। ठीक है, तो हमने यहाँ से I1, I2, I3 निकाल दिया। फिर क्या करते थे, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते थे। कौन सी इक्वेशन में, इस वाली में, जो टोटल करंट है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो I की जगह क्या पुट करेंगे, V अपॉन R। I की जगह क्या पुट करेंगे, V अपॉन R। I1 की जगह V अपॉन R1, इसकी जगह V अपॉन R2, इसकी जगह V अपॉन R3। तीनों के पास क्या है, V, इसके पास भी क्या है V, इसके पास भी क्या है V। V क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमने क्या करा, V को क्या ले लिया,
कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गए 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यहाँ से हमने कॉमन लेने के बाद अंदर क्या रह गया 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, v से v कैंसल, तो यहाँ से क्या बचा 1/r, यहाँ से क्या बचा 1/r1 1/r2 1/r3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस इन द केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो ये फॉर्मूला है गाइस हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। इसके जो न्यूमेरिकल होंगे सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन से। तो पहला ही क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड, जो कि हमने पढ़ दिया था किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। 4 फैक्टर थे, आपको चारों की चारों लिख देने हैं यहाँ पे। विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर, थिक वायर और थिन वायर में से किस में से करंट जो है आसानी से पास होगा। हमने पढ़ा थिक वायर का एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसके अंदर से करंट क्या होगा, इजीली फ्लो हो सकता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब क्या है, वो करंट को अपोज नहीं करेगा इतना। बट जो थिन वायर होगी उसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा जो कि करंट को अपोज करेगा। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल है गाइस, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस गिवन है, करंट गिवन है, पोटेंशियल निकालना। अच्छा, पोटेंशियल यूजिंग ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू IR, V इक्वल्स टू IR, I पुट कर दो, R पुट कर दो, वेरी इजी। ठीक है, I भी गिवन है 5 एम्पियर, रेजिस्टेंस भी गिवन है दैट इज 20 ओम, पुट द वैल्यू इन ओम्स लॉ, देन वी गेट आंसर। एंड द फोर्थ क्वेश्चन गाइस आपका होमवर्क है, आपको होमवर्क मतलब कमेंट सेक्शन में आपको इसको कमेंट करना है। थैंक्स गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स हम पढ़ेंगे और चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।